भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बनाना है। ये मशहूर विचारक पीटर ड्रक्कर का कथन है और आज के भूराजनीति पर देखिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा लग रहा है कि मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में कुछ देश इस बात को बहुत बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। बिल्कुल। आज हम जिन स्रोतों की बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि दुनिया के नक्शे पर दो नए और शक्तिशाली गुट उभर रहे हैं और ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं। सही कहा। एक तरफ तुर्की की महत्वाकांक्षाएं हैं जो एक नए सैन्य गठबंधन को जन्म दे रही हैं, तो दूसरी तरफ उसकी इस हरकत की प्रतिक्रिया में एक और गठबंधन तेजी से आकार ले रहा है। एक खेमे में है तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जो एक रक्षा समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरे खेमे में ग्रीस, साइप्रस और इजराइल। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने भारत को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। तो आज हमारा काम इन स्रोतों के आधार पर इस नई बिसात को समझना है। ये गुट क्यों बन रहे हैं, इनके पीछे की असली वजह क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, इस शतरंज के खेल में भारत कहाँ खड़ा है और उसकी अगली चाल क्या होनी चाहिए। ये एक ऐसी पहेली है जिसका हर टुकड़ा भारत की विदेश नीति और सुरक्षा पर असर डालेगा। तो चलिए इस जटिल समीकरण को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत उस खबर से करते हैं जो सबसे ज्यादा हलचल मचा रही है, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक साथ आना। स्रोतों में तो इसे इस्लामिक नाटो तक कहा जा रहा है। ये कितना गंभीर है? देखिए, ये बहुत गंभीर है। हम यहाँ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी एसडीएमए की बात कर रहे हैं। ये कोई मामूली समझौता नहीं है। इसका सिद्धांत नाटो के मशहूर आर्टिकल 5 जैसा है। आर्टिकल 5 मतलब किसी एक सदस्य देश पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। बिल्कुल। इसे सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक कदम है। ये सिर्फ 3 देशों का एक साथ आना नहीं लगता, इनके संसाधन भी एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं ना। हाँ, यही इस गठबंधन को इतना शक्तिशाली बनाता है। ये एक सोचा समझा समीकरण है। सऊदी अरब अपनी अकूत दौलत से इस गठबंधन को वित्तीय शक्ति देगा। अच्छा। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति होने के नाते अपना परमाणु कवच और मिसाइल क्षमता प्रदान करेगा, और तुर्की जिसका स्वदेशी रक्षा उद्योग हाल के वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। हाँ, उनके ड्रोन्स तो बहुत मशहूर हुए हैं। बिल्कुल। तो वो अपनी सैन्य तकनीक, ड्रोन विशेषज्ञता और सैन्य अनुभव लेकर आएगा। तो मतलब सऊदी का पैसा, पाकिस्तान के परमाणु हथियार और तुर्की की सैन्य तकनीक। हाँ, ये एक बहुत ही खतरनाक संयोजन है। लेकिन यहाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुर्की तो पहले से ही अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो का एक पुराना और महत्वपूर्ण सदस्य है। उसकी इंकरिंग लेक एयरबेस पर तो नाटो के परमाणु हथियार भी तैनात हैं। तो फिर उसे इस नए गुट की क्या जरूरत पड़ गई? वो अमेरिका जैसे सहयोगी को नाराज करने का जोखिम क्यों उठा रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसके जवाब में ही तुर्की की असली महत्वाकांक्षा छिपी है। इसके कई कारण हैं। पहला, राष्ट्रपति एर्दोआन का एक सपना है, इस्लामी दुनिया का नेता बनना। हाँ, इस्लामी दुनिया का निर्विवाद नेता बनना और पुराने ओटोमन साम्राज्य की शान को फिर से स्थापित करना। इसके लिए उसे नाटो के दायरे से बाहर जाकर अपनी ताकत दिखानी होगी। मतलब ये सिर्फ रक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि पहचान और प्रभाव की लड़ाई भी है। बिल्कुल। दूसरा कारण है अमेरिका के साथ उसके बिगड़ते रिश्ते। जब तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तो अमेरिका ने उसे F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से बाहर कर दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा झटका था तुर्की के लिए। बहुत बड़ा। और तब से दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ा है। और तीसरा और शायद सबसे सामरिक कारण है ईरान। ये तीनों देश, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, सुन्नी बहुल है और ईरान शिया बहुल। सही। और वे मध्य पूर्व में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते हैं। ईरान का डर उन्हें एक साथ ला रहा है। और अगर हम पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो स्रोतों में 2025 के मध्य में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। उसके बाद तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक मजबूत सैन्य सहयोगी की सख्त जरूरत महसूस हुई होगी। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि भारत अब उसकी आतंकी संरचनाओं पर बड़े पैमाने पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा। इसलिए वो तुर्की जैसे एक शक्तिशाली सैन्य सहयोगी की तलाश में है, जो भविष्य में भारत के किसी भी हमले को रोकने में उसकी मदद कर सके।
और अजरबैजान भी तो इसी सेमे में है। बिल्कुल। अजरबैजान पहले से ही तुर्की और पाकिस्तान के खेमे में मजबूती से खड़ा है। ये हमने नागोर्नो काराबाख संघर्ष में देखा ही था। तो एक तरफ तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन जैसा कि होता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। सही कहा। और ये प्रतिक्रिया हमें पूर्वी भूमध्य सागर में देखने को मिल रही है, जहां तुर्की के पड़ोसी भी चुप नहीं बैठे हैं। बिल्कुल सही। पूर्वी भूमध्य सागर में एक और शक्तिशाली गठबंधन तेजी से आकार ले रहा है। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल ने एक त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये सीधे तौर पर तुर्की के खिलाफ है। हाँ, ये सीधे तौर पर तुर्की की बढ़ती आक्रामकता और समुद्री दावों की प्रतिक्रिया है। इन तीनों देशों के तुर्की के साथ संबंध बेहद तनावपूर्ण है। खासकर वो जो समुद्र के नीचे ऊर्जा संसाधनों की खोज को लेकर विवाद है। जी बिल्कुल, उसी को लेकर। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ 3 देशों का समूह नहीं है। उन्होंने औपचारिक रूप से भारत को भी 3+1 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हाँ, और ये इस पूरे खेल को एक नया आयाम दे देता है। अब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा। ये तो एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है। बिल्कुल। भारत को शामिल करने का मतलब है कि ये गठबंधन सिर्फ भूमध्य सागर तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। तो इस योजना में क्या-क्या शामिल है? सिर्फ बातचीत? नहीं, सिर्फ बातचीत नहीं। इसमें ठोस सैन्य सहयोग शामिल है। इसमें संयुक्त हवाई और नौसैनिक अभ्यास, सामरिक स्तर पर खुफिया जानकारी साझा करना और ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे आधुनिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का आदान प्रदान भी शामिल है। मुझे स्रोतों में एक बात बहुत हैरान कर रही है। ये सिर्फ राजनयिक बातचीत या संयुक्त अभ्यास तक ही सीमित नहीं है। ग्रीस और साइप्रस असल में इजराइल से अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहे हैं। हाँ, ये जमीनी हकीकत है। वे इस खतरे को लेकर बहुत गंभीर हैं। ग्रीस और साइप्रस ने इजराइल से अरबों डॉलर के मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं। अरबों डॉलर के? जी। इतना ही नहीं, एथेंस यानी ग्रीस एक्विलीज शील्ड नाम के एक बहुत ही उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इजराइल से बात कर रहा है, जिसकी लागत करीब 3.5 अरब डॉलर हो सकती है। 3.5 अरब डॉलर? मतलब वे तुर्की की हवाई ताकत को एक वास्तविक खतरा मानते हैं? बिल्कुल। और एक रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाने की भी बात है। समुद्र या हवा में बहुत तेजी से तैनात किया जा सके। एक तरह की फायर ब्रिगेड फोर्स। हाँ, बिल्कुल, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सके। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। 2 खेमे बन चुके हैं। एक तरफ तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दूसरी तरफ इजराइल, ग्रीस, साइप्रस जो भारत को अपने साथ बुला रहे हैं। और ये भारत को एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन मुश्किल स्थिति में डाल देता है। चलिए भारत के इन देशों के साथ संबंधों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इजराइल के साथ भारत के संबंध तो जगजाहिर हैं। हाँ, लेकिन अब ये संबंध सिर्फ खरीदार विक्रेता के नहीं रहे जैसा पहले हुआ करते थे। अब ये गहरे रणनीतिक भरोसे पर आधारित हैं। मतलब इजराइल भारत को सिर्फ हथियार नहीं बेचता, बल्कि अपनी सबसे उन्नत तकनीक देता है, जैसे हेरन ड्रोन्स, बराक 8 मिसाइल सिस्टम और अत्याधुनिक रडार। और मेक इन इंडिया का भी इसमें बड़ा रोल है ना? बहुत बड़ा। अब मेक इन इंडिया के तहत बराक 8 जैसे सिस्टम का भारत में संयुक्त विकास यानी को डेवलपमेंट हो रहा है। ये भरोसे का उच्चतम स्तर है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत और इजराइल अमेरिका और यूएई के साथ I2U2 समूह के भी सक्रिय सदस्य हैं। इजराइल की बात तो समझ में आती है, लेकिन स्रोतों से पता चलता है कि ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत के संबंधों में अचानक बहुत तेजी आई है। ये एक नया विकास लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? ये हल्का लेकिन बहुत तेजी से हुआ विकास है। इसके पीछे साझा चिंताएं हैं, खासकर तुर्की का पाकिस्तान को खुला समर्थन। सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के जहाज INS त्रिखंड ने ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में अपना पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया। भारतीय नौसेना भूमध्य सागर में? जी, सोचिए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी अपने Su-30 MKI विमानों के साथ ग्रीस में हुए बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास इनियोकोस 25 में हिस्सा लिया। तो ये सब दुनिया को और खासकर तुर्की को एक स्पष्ट संदेश है। बिल्कुल। संदेश ये है कि भारत के सामरिक हित अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के साथ जुड़ना भारत के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद लगता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है ना? भारत के सऊदी अरब के साथ बहुत गहरे संबंध है, जो अब तुर्की के खेमे में जा रहा है। बिल्कुल। भारत इस कूटनीतिक रस्सी पर संतुलन कैसे बनाएगा? यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है।
एक तरफ तुर्की है, जिसके साथ कश्मीर और पाकिस्तान पर उसके रुख के कारण हमारे संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। हाँ, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। सही, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब है, जिसके साथ भारत की एक गहरी रणनीतिक साझेदारी है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से जुड़ा है। वहां लाखों भारतीय काम करते हैं और सऊदी अरब भारत में एक बड़ा निवेशक है। तो हम सऊदी अरब को नाराज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? एक तरफ एक ऐसा गुट जिसमें पाकिस्तान और तुर्की जैसे भारत के पारंपरिक विरोधी हैं, और उसी गुट में सऊदी अरब जैसा एक जरूरी पार्टनर भी है। और दूसरी तरफ इजराइल, ग्रीस और साइप्रस जैसे भारत के नए और मजबूत दोस्त हैं। भारत के लिए आगे की राह बहुत सावधानी से चलने वाली है। उसे एक दोहरी रणनीति अपनानी होगी। दोहरी रणनीति? हाँ, एक तरफ उसे सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों के साथ अपने आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करना होगा, तो दूसरी तरफ उसे तुर्की पाकिस्तान की धुरी से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो स्रोतों के आधार पर क्या भारत के पास कुछ ठोस विकल्प है? क्या उसे चुपचाप बैठ के देखना चाहिए या कोई सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? नहीं, स्रोतों से जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार भारत को एक सक्रिय भूमिका निभानी ही होगी। विकल्पों में शामिल है इजराइल, ग्रीस और साइप्रस जैसे तुर्की के पड़ोसियों के साथ रक्षा और खुफिया सहयोग को और गहरा करना। अच्छा। हिंद महासागर से लेके भूमध्य सागर तक अपनी समुद्री निगरानी को बढ़ाना, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमताओं को युद्ध स्तर पर बढ़ाना, ताकि हमें महत्वपूर्ण तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। तो आखिर में कहानी ये है कि भारत के लिए गुट निरपेक्षता का पुराना दौर अब खत्म हो चुका है। एक तरह से हाँ, अब उसे सक्रिय रूप से अपनी तरफ के शक्ति संतुलन को बनाना होगा। भूमध्य सागर में अपनी नौसेना भेजना सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक संदेश है। संदेश है कि भारत के सामरिक हित अब सीमित नहीं है। बिल्कुल। उसे तुर्की पाकिस्तान के गुट को रोकने के लिए एक बाहरी संतुलन, मतलब एक्सटर्नल बैलेंसिंग बनाना ही पड़ेगा, भले ही वो इसे औपचारिक गठबंधन का नाम न दे। ये विश्लेषण वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है, और यहाँ कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी। जैसे, क्या भारत औपचारिक रूप से इस 3+1 फ्रेमवर्क में शामिल होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक और सवाल, सऊदी अरब और यूएई जो पारंपरिक रूप से सहयोगी रहे हैं, उनके बीच बढ़ते तनाव का इस पूरे क्षेत्र की राजनीति पर क्या असर होगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा, क्या यूएई जो अब्राहम समझौते के बाद इजराइल के करीब आया है, वो भारत और इजराइल के साथ मिलकर एक अलग त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग बनाएगा? इन सवालों के जवाब ही इस क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक विचार जो मन में रह जाता है वो ये है, क्या भारत अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे अपने हितों की रक्षा के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र से बहुत दूर, जैसे कि भूमध्य सागर में, अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इन स्रोतों को पढ़ने के बाद सोचने की जरूरत है। ये पूरा विश्लेषण यूपीएससी की मुख्य और प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पेपर के लिए। यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहन चर्चा चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताएं। इस तरह के और विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।